ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ऊसर मृदाओं पर अध्ययन और अध्यापन कार्य करेंगे। तो ऊसर मृदाओं की शुरुआत करने से पहले बात करते हैं कि ऊसर मृदाएं किन्हें कहते हैं। सामान्य अवस्था में बात की जाए तो सभी मृदाओं में लवण पाए जाते हैं। जब इन लवणों की मात्रा 0.1% के आसपास होती है तब ये फसलोत्पादन के लिए अच्छे माने जाते हैं। जब इन लवणों की मात्रा 0.2% से अधिक होने लगती है तब ये मृदाएं ऊसर कही जाने लगती हैं। ऐसी मृदाओं में फसलों का उत्पादन करना कठिन हो जाता है। ये जो लवण होते हैं ये वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा धीरे धीरे करके जमीन की ऊपरी सतह पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को हम ऊसर कहते हैं। ऊसर मृदाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा और लवणहीन क्षारीय मृदा। तो इनको कैटेगरी वाइज विभाजित किया गया है। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे लवणीय मृदा की। लवणीय मृदा को अंग्रेजी में सैलाइन सॉइल कहते हैं। ये मृदाएं मिट्टी के ऊपरी सतह पर जो घुलनशील लवण होते हैं जमा होने से बनती है। सामान्यतः ये मृदा भूमि के ऊपर सफेद पपड़ी के रूप में पाई जाती है, जिससे ये सफेद रंग की दिखाई पड़ती है। अतः इसको सफेद ऊसर भी कहते हैं। ऐसी मृदाएं, इनमें जो लवण होते हैं इन लवणों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, याद रखें कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सोडियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के पाए जाने से ये मृदाएं बनती हैं। ऐसी मृदाओं की अगर पहचान की बात करें तो ऐसी मृदाओं का पीएच 8.5 से कम होता है और विनिमयशील सोडियम परसेंटेज यानी कि ESP इसमें जो होता है ये भी 15% से कम पाया जाता है। लेकिन इन मृदाओं की विद्युत चालकता यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मापी जाए तो 4 मिलीमॉस से अधिक पाई जाती है। ये इसके गुण हैं लवणीय मृदा के। याद रहेंगे कि पीएच जो है 8.5 से कम, विनिमयशील सोडियम जिसको शॉर्ट में ESP कहते हैं 15% से कम तथा विद्युत चालकता 4 मिलीमॉस प्रति सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। अब दूसरी मृदा की बात करते हैं। दूसरी मृदा की बात करें तो हम लवणीय क्षारीय मृदा पर आते हैं। लवणीय क्षारीय मृदा में क्या होता है, ऐसी मृदाएं में विलेय लवणों में एवं विनिमयशील सोडियम यानी कि विलेय लवण और विनिमयशील सोडियम दोनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसी मृदाएं सामान्यतः उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो इन मृदाओं का पीएच जो है 8.5 से अधिक होता है और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत जिसको ESP कहते हैं ये भी 15% से अधिक पाया जाता है तथा विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर इसकी मापी जाए तो वो भी 4 मिलीमॉस प्रति सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। तो आप लोग पता हो गया होगा कि लवणीय क्षारीय मृदाएं कैसे होती हैं, है ना। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में यही मृदाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं लवणहीन क्षारीय मृदाओं की, जिसको नॉन सैलाइन अल्कली सॉइल भी कहते हैं। ऐसी मृदाओं की पहचान क्या है। ऐसी मृदाओं की जो निचली परत होती है उनमें कंकड़ की अभेद परत पाई जाती है। साथ ही साथ उन मृदाओं में जीवांश पदार्थ भी अधिक मात्रा में होता है और जिसके जो सड़ गल के और वाष्पीकरण की क्रिया के साथ लवणों के साथ मिलकर भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जिससे ये मृदा काली जैसी दिखाई पड़ती है। इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट लवणों की अधिकता होती है और पीएच क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी मृदाओं का पीएच जो होता है 8.5 से 10 तक पाया जाता है और विनिमयशील सोडियम जो है 15% से अधिक पाया जाता है तथा विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमॉस
से कम पाई जाती है। ये हो गए इनके लक्षण की 3 प्रकार की मृदाएं बताई थी। नंबर 1 बताई थी लवणी मृदा, फिर लवणी क्षारीय मृदा, फिर लवणहीन क्षारीय मृदा। अब बात करते हैं कि ऊसर मृदाएं बनने के कारण क्या है, कैसे ऊसर मृदाएं बन जाती हैं। तो सबसे पहला कारण है शुष्क जलवायु। ऐसे क्षेत्र जहाँ की जलवायु शुष्क पाई जाती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे जमीन के नीचे से पानी ऊपर की तरफ गति करता रहता है और पानी के साथ साथ जो लवण घुल करके आते हैं, वाष्पीकरण की सहायता से पानी तो उड़ जाता है और लवण वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह पर लवण दिखाई पड़ने लगते हैं और मृदा ऊसर हो जाती है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें है त्रुटिपूर्ण जल निकास। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि जल निकास क्या है, कि आवश्यकता से अधिक जल खेतों से कृत्रिम विधियों द्वारा निकालने की क्रिया जल निकास कहलाती है। अगर जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है तो क्या होता है, जल वहां पर भरा रहता है, जिससे क्या होगा, जल भरा रहता है किसी खेत में, मान लो जल भरा है, तो बाद में जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी, क्योंकि जल बह पाया नहीं है, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल जो है उड़ जाएगा और जल में जो घुलनशील लवण थे, जो घुले हुए लवण, वो भूमि की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, जिससे मृदाएं ऊसर हो जाती हैं। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, लवण युक्त जल द्वारा सिंचाई करना। ऐसे क्षेत्र जहाँ का भूमिगत जल लवण युक्त है या उनमें लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऐसे लवण युक्त जल से सिंचाई करने पर मृदाएं ऊसर हो जाती हैं। चौथा है कि क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। अगर आप क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसी भूमियां आने वाले समय में क्षारीय या ऊसर हो जाती हैं, क्योंकि वही लवण इकट्ठे होते रहते हैं और जब उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वो ऊसर मृदाएं हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कि पैतृक पदार्थ की जो मिट्टियां बनती हैं वो किन्हीं न किन्हीं चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं। तो जो जैसा पैतृक पदार्थ होगा, मान लो पैतृक पदार्थ क्षारीय था, कोई चट्टान क्षारीय थी और उससे जो मिट्टियां बनी हैं तो वो क्षारीय ही बनेंगी। जैसे बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान से जितनी भी मृदाएं बनेंगी वो क्षारीय मृदाएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भूमि की निचली सतह में किसी अवैध परत का पाया जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान देना कि जब किसी मृदा की निचली सतह में अवैध परत पाई जाती है तो वहां पर पानी रिस करके नीचे नहीं जा पाता है। वो पानी उसी अवैध परत के आसपास रहता है और जब तापमान अधिक होता है तो वहीं से पानी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ गति करता है और जल वाष्पित होकर के उड़ जाता है और अपने साथ लाए हुए लवणों को भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ देता है, जिससे मृदाएं ऊसर हो जाती हैं। ये हो गए हमारे ऊसर मृदा बनने के प्रमुख कारण। इसी तरह से बढ़िया से सजा करके लिखेंगे तो हमारे इधर आ रहा होगा सारा डिटेल, ये आप अपनी कॉपी पे लिखते रहें, इससे नोट्स आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे, जिससे बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अगली हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ऊसर मृदा पौधों के लिए हानिकारक क्यों है, क्यों नहीं उसमें पौधे पनप पाते हैं। तो इस पर चर्चा कर लें। 4-5 नंबर का प्रश्न एक आता है। तो क्या होता है, जब मृदा में लवण की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहाँ की मृदा का विलयन जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और इस गाढ़े होने के कारण वहाँ का परासरण दाब बढ़ जाता है। परासरण दाब जब बढ़ जाएगा और पौधों की जड़ों का जो परासरण दाब कम होगा, तब क्या होगा कि पौधों से जो जल है वो निकल करके बाहर आना शुरू कर देगा। पौधों की जड़ों से जल जो है
बाहर आना शुरू कर देगा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए, जिससे पौधे में तत्क्षण जल की कमी हो जाती है और पौधा मर जाता है। इसका एक उदाहरण ऐसे देखेंगे कि जब हम चीनी के गाढ़े घोल में अंगूर को डाल दें तो देखेंगे आप कि अंगूर जो है पिचक जाता है। ठीक इसी तरह से जब गाढ़े विलयन में हमारा पौधा पौधे की जड़ जो होती है वो जब वहाँ क्या होगा कि उस विलयन को, मृदा विलयन को संतृप्त करने के लिए उस पौधे की जड़ से जल निकल करके बाहर आना शुरू कर देता है, जिससे पौधा मर जाता है और वह क्षेत्र फसलों को उगाने के लिए उत्तम नहीं होता है। तो ये चैप्टर का आधा भाग था। अगला पार्ट आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाती है। तो आप इतना सीखे, इतना लिखे, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा कि ऊसर भूमियों का सुधार कैसे करेंगे, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप इसको होमवर्क के रूप में लिख लें, और जो भी प्रश्न आपको आ रहे हों दिमाग में वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और आपको ये बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये ऐसे नोट्स हैं जो आप किसी भी कंपटीशन क्लास के लिए तैयार कर सकते हैं। सभी विषय जो भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी में कृषि विषय से जुड़े 7 से 8% प्रश्न पूछे जाते हैं। और टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, एसआरएफ, टीए आदि की परीक्षाओं के लिए हम आने वाले समय में अच्छे प्रश्न आपको इसी चैनल पर हल कराएंगे। तो आप इस पर चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।